तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैक रूम्स नाम की इस बेहतरीन सीरीज़ के बारे में, जो कि अभी हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी शानदार रहा है और लोगों को भी ये बड़ी पसंद आई है। ये एक हॉरर मूवी है, तो हॉरर लवर्स के लिए बेहतरीन चॉइस रहने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में ओवरऑल इससे एक तरह से मूवी के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएगी। इसके प्री प्रोडक्शन है, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। बाकी आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। सिम्पसन्स के एपिसोड बार्ट गेट्स हिट बाय अ कार 1991 का एक छोटा सा क्लिप डिमाकोल 2000 के एक स्पेनिश विज्ञापन से बाधित हो जाता है। 16 मिला हुआ फुटेज नंबर 2 केन पार्सन्स 13:23 21 अगस्त 2022 एक महिला अपने गैराज में एक अजीब घटना की जांच करते हुए बैक रूम्स में पहुंच जाती है। कॉम्प्लेक्स में उसे असमान वास्तुकला, लंबे फर्नीचर और जर्जर हालत में बड़े खुले स्थान दिखाई देते हैं। अंततः उसे एक कार दिखाई देती है जो मानो किसी तरह कॉम्प्लेक्स में प्रकट हुई हो और फिर एक दीवार से टकरा गई हो। खून के धब्बों का पीछा करते हुए वो एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जो गहरे रंग की वनस्पति जैसी संरचनाओं से भरा हुआ है। तभी एक जीव उन संरचनाओं से निकलता है और उसका पीछा करता है। अंत में उसे एक कमरे में घेर लिया जाता है जहां उसके चारों ओर की दीवारों में चमकती हरी दरारें दिखाई देने लगती हैं। फिर फुटेज अचानक रुक जाता है, जिससे पता चलता है कि इसे टेलीविजन पर देखा जा रहा था। 17 home_27647.mov केन पार्सन्स 3 मिनट 26 सेकंड 22 अगस्त 2022। तस्वीरों में से एक की पृष्ठभूमि में मौजूद एक पेंटिंग पर ध्यान देने से पहले कुछ अस्पष्ट VHS रिकॉर्डिंग और तस्वीरों का संकलन दिखाया गया है। 18 पुनर्मिलन केन पार्सन्स 13:12 8 दिसंबर 2022 25 मई 1990 को एसिंक ने कमरा 14D में प्रवेश फिर से खोल दिया। सुरक्षित घोषित होने के बाद कई शोधकर्ता कमरे में गए और गड्ढों को ढकना शुरू कर दिया। इसी बीच मार्विन और मार्क, जो अब एक शॉटगन से लैस है, सहित 3 शोधकर्ताओं को कमरा 14D की ओर जाने वाले रास्ते का जायजा लेने के लिए भेजा गया, जो काफी बड़ा और ज्यादातर अंधेरा था। तभी अचानक उन पर एक आदमी ने हमला कर दिया, जिसे मार्विन ने पीटर टेंच के रूप में पहचाना। पीटर ने टीम को बंदूक की नोक पर रखते हुए खुलासा किया कि एसिंक ने अपनी मौत का नाटक किया था और अफसोस जताया कि उसका परिवार उसे मरा हुआ समझता है। पीटर द्वारा गोली मारे जाने से पहले मार्क ने दूसरे कमरे में मौजूद टीम से हथियारबंद सहायता का अनुरोध किया। अंडरस्कोर रिकॉर्डिंग 14 केन पार्सन्स 2:32 8 दिसंबर 2022। फोन पर हुई बातचीत में एसिंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इवान बेक से पीटर टेंच के बारे में सवाल किया, जिसे प्रेजेंटेशन के बाद थ्रेशोल्ड चौकी से बरामद किया गया था। 20 अति प्रवाह केन पार्सन्स 1:39 24 दिसंबर 2022 2 अगस्त 1972 को एक मशीन प्रणाली में बिजली का ओवरलोड हो गया। धीरे धीरे एक कार्यालय कक्ष में हरी रोशनी फैल गई। बुलेटिन बोर्ड पर लगे एक दस्तावेज पर ध्यान गया जिस पर इवान बेक के हस्ताक्षर थे। 21 नुकसान को नियंत्रित करना केन पार्सन्स 14:03 30 जनवरी 2023। मार्क ब्लूम को गोली मारने के बाद टेंच परिसर से भाग जाता है। अगले दिन एसिंक एक बैठक आयोजित करता है जहां वे पिछले दिन हुई घटनाओं का विवरण देते हैं। ये पुष्टि हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स में टेंच के लापता होने के बाद एसिंक ने संदेह से बचने के लिए उसकी मृत्यु का नाटक किया था। जब वो जीवित पाया गया तो उन्होंने उसे पुनर्वास के लिए सुविधा केंद्र में ही रखा। हालांकि बिगड़ती मानसिक स्थिति में टेंच चुपके से कॉम्प्लेक्स में वापस आ गया, जहां उसे मार्क के समूह ने ढूंढ लिया। ये पता चलता है कि सुविधा केंद्र से भागने के बाद टेंच मृत पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो गिरने और चट्टान से सिर टकराने के कारण मरा था। वीडियो संक्षिप्त चमकती छवियों और एक खाली कमरे में बजते फोन के साथ समाप्त होता है। मिला हुआ फुटेज नंबर 3 केन पार्सन्स 45 मिनट 1 सेकंड 13 सितंबर 2024।
रवि नाम का एक व्यक्ति अपने तहखाने से आ रही एक आवाज की जांच करते हुए गुप्त कमरों में पहुंच जाता है। कमरों और गलियारों के भूल भुलैया नुमा जाल में भटकते हुए रवि एक अंधेरे अस्त व्यस्त कमरे में पहुंच जाता है, जहां एक अज्ञात प्राणी उसका पीछा करने लगता है। रवि भागता है और लाल रोशनी से जगमगाते शहर के ऊपर बने एक ऊंचे चबूतरे को पार करते हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है। वो मदद के लिए रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करता है। तभी रेडियो पर हो रही बातचीत को सुनने के बाद एक मानवाकार आकृति उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। रवि बाल बाल बचता है। कई घंटों बाद रवि को एक बड़े कमरे के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। अंदर उसे दीवार के दूसरी ओर एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता। वो आदमी अनिच्छा से रवि की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और दीवार तोड़ने लगता है। तभी एक जोरदार सरसराहट की आवाज आती है और कमरा बुरी तरह हिल जाता है। साथ ही उस आदमी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और रवि का उस आदमी से संपर्क टूट जाता है। कुछ समय बाद पराजित रवि मरते हुए कैमरे से बात करता है और कहता है कि वो भूल गया है कि जिस दिन को वो याद करने की कोशिश कर रहा है उस दिन आसमान कैसा दिखता था। 23 प्रकाश व्यवस्था और टाइल सर्वेक्षण। केन पार्सन्स 8:43 2 अक्टूबर 2024। 14 नवंबर 1989 को एसिंक के कर्मचारियों ने कॉम्प्लेक्स से एक सीलिंग टाइल और एक फ्लोरोसेंट ट्रॉफर लाइट हटाई और कई लोगों ने देखा कि लाइट को कोई बाहरी बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही थी। अगले दिन डॉक्टर जूलिया मेस्नर ने विश्लेषण के प्रारंभिक परिणाम प्रस्तुत किए, जिनमें केवल टाइलों और बल्बों के गैर मानक अनुपात ही उल्लेखनीय थे। लाइट के घटकों पर अंकित चिन्हों से पता चलता है कि विद्युत बैलास्ट का निर्माण 1975 में, ट्रॉफर का निर्माण 1973 में, रीडिंग पेंसिल्वेनिया में और लाइट बल्बों का निर्माण सिल्वेनिया इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स द्वारा किसी अज्ञात वर्ष में किया गया था। 24 स्थिर गतिरोध। केन पार्सन्स 4:02 12 फरवरी 2025। टेंच की मृत्यु के बाद मार्विन और जॉर्ज लेवी घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। मार्विन को संदेह है कि पीटर की हत्या की गई थी, जबकि जॉर्ज संशय में रहता है और मार्विन को छुट्टी लेने के लिए मना लेता है। शोधकर्ता मार्क द्वारा खोजे गए कमरे का दस्तावेजीकरण करने के लिए कमरा 14D में लौटते हैं। जॉर्ज, जो अब कैमरा संभाल रहा है, खिंचे हुए वॉलपेपर, फर्श की असमान गहराई और दीवारों और फर्श में समाहित फर्नीचर को रिकॉर्ड करता है। फिल्म रूपांतरण। मुख्य लेख। बैकरूम्स फिल्म द बैकरूम्स फाउंड फुटेज प्रकाशित करने के बाद पार्सन्स से कई स्टूडियो ने फीचर लेंथ रूपांतरण के लिए संपर्क किया। उन्होंने शुरू में इस विचार को फीचर लेंथ फिल्म के बजाय कॉमिक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया। फरवरी 2023 में A24, जिसने फिल्म के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई थी, ने घोषणा की कि पार्सन्स के वीडियो पर आधारित द बैकरूम्स के फिल्म रूपांतरण पर काम शुरू हो गया है, जिसका निर्देशन पार्सन्स ही करेंगे। रॉबर्टो पैटिनो को शुरू में पटकथा लिखने के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी जगह विल सूदिक को लिया गया। जेम्स वान और माइकल क्लियर एटॉमिक मॉन्स्टर के माध्यम से, शॉन लेवी, डैन कोहेन और डैन लेविन 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के माध्यम से और पीटर चेरनिन एंटरटेनमेंट के माध्यम से निर्माता बनने वाले थे। चिवेटेल एजियोफोर और रेनाटे रेइन्सवे फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं, जिसका मुख्य फोटोग्राफी 2025 की गर्मियों में शुरू हुआ था और अगस्त 2025 में समाप्त हुआ। फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 मई 2026 को रिलीज हुई। ये भी देखें इंटरनेट संस्कृति, नेटवर्क संचार द्वारा आकारित सांस्कृतिक प्रथाएं। एनालॉग हॉरर फिक्शन की एक उपशैली क्रीपीपास्ता की सूची। जनवरी 2022 में पार्सन्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर द बैकरूम्स फाउंड फुटेज प्रकाशित किया, जो वायरल हो गया और कई एपिसोड की श्रृंखला में बदल गया। पार्सन्स द्वारा निर्देशित एक फिल्म रूपांतरण को A24 द्वारा 29 मई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। प्रारंभिक जीवन पार्सन्स पेटालुमा, कैलिफोर्निया में पले बढ़े। दृश्य प्रभावों के प्रति उनका जुनून लिटिल बिग प्लैनेट से शुरू हुआ, जहां उन्होंने इंजन में वातावरण और प्रकाश व्यवस्था पर काम किया। पार्सन्स ने लगभग 2017 की सर्दियों में एडोब आफ्टर इफेक्ट्स प्राप्त किया,
कुछ महीनों बाद वो लिटिल नाइटमेयर्स के ब्रह्मांड में एक वीडियो बनाना चाहते थे, जिसने उन्हें आफ्टर इफेक्ट सीखने के लिए प्रेरित किया। जब भी उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रश्न होता, वे ट्यूटोरियल देखते थे, जिससे समय के साथ उनका ज्ञान बढ़ता गया। फरवरी 2020 में पार्सन्स ने ब्लेंडर डाउनलोड किया और इसे सीखना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स के हिस्से के रूप में एलिमेंट 3D पर काम किया था। ब्लेंडर ने उनकी मदद की और उन्हें वो रचनात्मक स्वतंत्रता दी जो उन्हें महसूस हुई। पार्सन्स को लगा कि 2020 उनके कौशल विकास के लिए सबसे अच्छा वर्ष था। जब पार्सन्स 8 साल के थे, तब पियानो का अभ्यास करते समय उनमें संगीत के प्रति रुचि विकसित हुई। उन्होंने अगले 2 वर्षों तक पियानो बजाना जारी रखा, जिससे उन्हें संगीत का अनुभव प्राप्त हुआ। मिडिल स्कूल में उन्होंने अपने स्कूल द्वारा दिए गए आईपैड पर गैराज बैंड के साथ प्रयोग किया। जुलाई 2020 में पार्सन्स को एफएल स्टूडियो का ट्रायल मिला। अपनी रचनाओं से उत्साहित होकर उन्होंने जल्द ही सशुल्क संस्करण में अपग्रेड कर लिया। उन्होंने अपने कुछ संगीत को अपने साउंड क्लाउड और यूट्यूब संगीत चैनल पर रिलीज किया। पार्सन्स के संगीत चैनल को 2022 में द बैकरूम्स फाउंड फुटेज के रिलीज होने के बाद लोकप्रियता मिली और उसमें वृद्धि हुई। पार्सन्स ने 13 अप्रैल 2015 को एक यूट्यूब चैनल पंजीकृत किया। शुरुआत में उन्होंने माइनक्राफ्ट लेट्स प्ले और मीम वीडियो पोस्ट किए, लेकिन जल्द ही उन्होंने लघु फिल्मों के निर्देशन में रुचि दिखाई। पार्सन्स की फिल्मों को ज्यादा ध्यान नहीं मिला, जबकि उनके मीम वीडियो ने अधिक लोगों को आकर्षित किया। अपनी फिल्मों को ऑनलाइन प्रकाशित करने के बजाय उन्होंने उन्हें स्थानीय उत्सवों और अन्य वास्तविक जीवन के माध्यमों से प्रकाशित किया। आजीविका 2020 से 2021 प्रारंभिक कार्य। 14 वर्ष की आयु में पार्सन्स ने वेब सीरीज डैड फील्ड्स पर आधारित एक वीडियो नैथन बार्नाट को भेजा। बार्नाट ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वीडियो में बदलाव सुझाए। इसे जल्द ही 1 जून 2020 को द फैसिलिटी के रूप में रिलीज किया गया। पार्सन्स ने बाद में बार्नाट के साथ अन्य भागों पर काम किया। 2020 के अंत से 2021 की शुरुआत तक पार्सन्स ने प्रोजेक्ट 209 नामक वीडियो की एक श्रृंखला प्रकाशित की। ये डैड फील्ड्स का स्पिन ऑफ है। इसमें केन पार्सन्स के अपहरण और टाउन, यूएसए में रहने के लिए मजबूर होने की कहानी दिखाई गई है। 2021 में पार्सन्स ने एनिमे और मांगा श्रृंखला अटैक ऑन टाइटन को 6 एनिमेटेड लघु फिल्मों में रूपांतरित किया। ये वीडियो श्रृंखला की घटनाओं को 20वीं सदी के आरंभिक युद्ध फोटोग्राफी के समान ऐतिहासिक फुटेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन वीडियो की मूल श्रृंखला के प्रशंसकों द्वारा इसके डरावने तत्वों और मूल श्रृंखला के प्रति वफादार रहने के लिए प्रशंसा की गई। 2022 से वर्तमान बैकरूम। मुख्य लेख बैकरूम्स वेब सीरीज और बैकरूम्स फिल्म। लिमिनल स्पेस की अवधारणा सबसे पहले 2019 में इंटरनेट पर दिखाई देने लगी और इन स्पेस की छवियों ने जल्द ही पार्सन्स का ध्यान आकर्षित किया। किसी समय पार्सन्स ने बैकरूम्स क्रीपी पास्ता की छवियों में रुचि दिखाई। उस समय ऑनलाइन प्रसारित हो रही क्रीपी पास्ता से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता से पार्सन्स निराश थे और उन्होंने इसे कुछ और बेहतर बनाने का अवसर देखा। 2021 के अंत में पार्सन्स ने इससे प्रेरित एक लघु ब्लेंडर एनिमेशन पर काम शुरू किया। बाद में उन्होंने इसे 7 जनवरी 2022 को अपने यूट्यूब चैनल पर द बैकरूम्स फाउंड फुटेज नाम से जारी किया। पार्सन्स का इरादा इस लघु फिल्म को एक स्वतंत्र कृति के रूप में बनाने का था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। वीडियो कुछ दिनों बाद ही लोकप्रिय होने लगा और मई 2026 तक इसके लगभग 78 मिलियन व्यूज हो चुके थे। अपलोड से पहले पार्सन्स के पास एक अधूरी और असंबंधित कहानी थी, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले विकसित किया था। हालांकि कहानी के विषय कुछ हद तक फाउंड फुटेज से जुड़े थे, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि ये बहुत लोकप्रिय होगी। हालांकि फाउंड फुटेज की नई लोकप्रियता के साथ पार्सन्स ने कहानी के विचार पर पुनर्विचार किया और इसके आधार पर एक श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया। वेब सीरीज का एक फिल्म रूपांतरण, जिसका निर्देशन पार्सन्स ने किया था, 29 मई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में A24 द्वारा रिलीज किया गया था। 2023 से वर्तमान सबसे पुराना दृष्टिकोण। मुख्य लेख सबसे पुराना दृष्टिकोण द ओल्डेस्ट व्यू एक रहस्यमय थ्रिलर वेब सीरीज है
जिसका प्रीमियर 18 मार्च 2023 को हुआ था। ये सीरीज एक यूट्यूब व्लॉगर वायट के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक भूमिगत मॉल में जाने वाली सीढ़ी की खोज करता है। निर्माण से पहले पार्सन्स को जूलियन रेवरचॉन पर आधारित एक विशालकाय लुढ़कती कठपुतली की छवि मिली और उन्होंने इसे 2021 की गर्मियों में अपने कंप्यूटर में सहेज लिया। जब उन्होंने दिसंबर 2022 में उस तस्वीर को दोबारा देखा तो उन्होंने उसके स्रोत की खोज की। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने निष्कर्ष अपने दोस्तों के साथ साझा किए। जनवरी से मार्च 2023 तक उन्होंने उस विशालकाय लुढ़कती कठपुतली की मीडिया सामग्री एकत्र की। पार्सन्स ने बैकरूम्स वेब सीरीज में उस विशालकाय लुढ़कती कठपुतली को शामिल करने पर विचार किया, लेकिन उन्हें यह सीमित और अनुपयुक्त लगा। मार्च में उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि द ओल्डेस्ट व्यू क्या होगा। उन्होंने 18 मार्च 2023 को रिन्यूअल प्रकाशित किया। 2025 से वर्तमान तक लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। पीपल स्टिल लिव हियर एक डिजिटल हॉरर वेब सीरीज है जो 13 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी। ये 1934 और 1946 के बीच क्लिफ्टन जे साइवेल द्वारा द मीडो नामक एक आयाम में अनुभव की गई और दर्ज की गई घटनाओं के वीडियो गेम रूपांतरण के इर्द गिर्द घूमती है। पीपल स्टिल लिव हियर से संबंधित पहला काम इसी नाम का एक एल्बम था, जो 13 जून 2023 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। उन्होंने 2024 में श्रृंखला की पहली प्रविष्टि सेवेल पर काम करना शुरू किया। बाद में इसे 13 जनवरी 2025 को प्रकाशित किया। ओसगुड रॉबर्ट पर्किंस द्वितीय, जन्म 2 फरवरी 1974, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। 2010 के दशक से उन्होंने हॉरर फिल्मों जैसे द ब्लैक कोट्स डॉटर 2015, आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन द हाउस 2016, ग्रेटल एंड हैंसेल 2020, लॉन्ग लेग्स 2024, द मंकी और कीपर दोनों 2025 में का निर्देशन किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की, जिसमें उन्होंने साइको 2 1983 में अपने पिता एंथनी पर्किंस के किरदार नॉर्मन बेट्स के युवा संस्करण को चित्रित किया, और बाद में 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993, लीगली ब्लॉन्ड 2001, नॉट अनदर टीन मूवी 2001, स्टार ट्रेक 2009 और नोप 2022 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन। ओसगुड रॉबर्ट पर्किंस द्वितीय का जन्म 2 फरवरी 1974 को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में हुआ था। वे अभिनेत्री बैरी बेरेंसन 1948 से 2001 और अभिनेता एंथनी पर्किंस 1932 से 1992 के पुत्र थे। वे संगीतकार एल्विस पर्किंस के बड़े भाई, अभिनेता ओसगुड पर्किंस के पोते और अभिनेत्री मरीसा बेरेंसन के भतीजे हैं। हालांकि उनके पिता ने बाद में समलैंगिक होने की बात स्वीकार की, फिर भी उनके माता पिता उनके पिता की सितंबर 1992 में एड्स से मृत्यु होने तक विवाहित रहे। पर्किंस की मां का वंश फ्रांसीसी, इतालवी, पोलिश यहूदी, रूसी यहूदी और स्विस था, और वो खगोल शास्त्री जियोवानी शियापरेली और फैशन डिजाइनर एल्सा शियापरेली की वंशज थीं। वो अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 की यात्री थीं और बाद में 11 सितंबर के हमलों में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता अंग्रेजी मूल के थे और उनके पूर्वजों में लकड़ी के उत्कीर्णक एंड्रयू वेरिक स्टाउट एंथनी और उपनिवेशवादी रॉजर कॉनेंट के साथ साथ मेफ्लावर के यात्री विलियम ब्रूस्टर, जॉन हाउलैंड और माइल्स स्टैंडिश भी शामिल थे। आजीविका। पर्किंस ने 2009 में पर्किंस की पहली अभिनय भूमिका साइको 2 1983 में थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता के किरदार नॉर्मन बेट्स के 12 वर्षीय संस्करण के रूप में संक्षिप्त रूप से अभिनय किया था। तब से वे 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993, लीगली ब्लॉन्ड 2001, नॉट अनदर टीन मूवी 2001, सेक्रेटरी 2002, ला कुसीना 2007, स्टार ट्रेक 2009 और नोप 2022 जैसी फिल्मों के साथ साथ एलियास और अन्य टेलीविजन शो के एपिसोड्स में भी दिखाई दिए हैं। उन्हें शैडर डॉक्यूमेंट्री मिनी सीरीज क्वियर फॉर फियर द हिस्ट्री ऑफ क्वियर हॉरर 2022 के दूसरे एपिसोड में दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने साइको 1960 और उसके सीक्वल में नॉर्मन बेट्स के रूप में अपने पिता की भूमिका की विरासत पर चर्चा की थी। पर्किंस ने हॉरर फिल्म द ब्लैक कोट्स डॉटर 2015 से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया और तब से वे द गर्ल इन द फोटोग्राफ्स 2015,
आई एम द प्रिटी थिंग दैट लिव्स इन द हाउस 2016, ग्रेटल एंड हैंसेल 2020, लॉन्ग लेग्स 2024, द मंकी 2025 और कीपर 2025 जैसी हॉरर फिल्मों के लेखन और स्लैश या निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। मई 2025 में परकिंस ने निर्माता क्रिस फर्ग्यूसन के साथ प्रोडक्शन कंपनी फोबोस की सह-स्थापना की। परकिंस और कंपनी ने नियॉन के साथ फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। लुकिता मैक्सवेल, जन्म 27 अक्टूबर 2001, इंडोनेशिया में जन्मी एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। टेलीविजन पर वो HBO मैक्स श्रृंखला जनरेशन 2021 और एप्पल टीवी श्रृंखला श्रिंकिंग 2023 से वर्तमान में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। वो द यंग वाइफ 2023 और बैकरूम्स 2026 फिल्मों में भी दिखाई दी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैक्सवेल का जन्म जकार्ता में एक चीनी इंडोनेशियाई माँ और सॉल्ट लेक सिटी के एक श्वेत अमेरिकी पिता के घर हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बाली में बिताया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और सेंट जॉर्ज यूटा में बस गईं। मैक्सवेल ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। शेक्सपियर को पढ़कर उन्हें अभिनय में रुचि पैदा हुई और कम उम्र में ही उन्होंने स्थानीय शेक्सपियर महोत्सव में भाग लिया। जब उन्हें जनरेशन में कास्ट किया गया, तब उन्होंने प्रैट इंस्टीट्यूट में वास्तुकला का अध्ययन शुरू कर दिया था। आजीविका। सितंबर 2019 में मैक्सवेल को HBO मैक्स की किशोर ड्रामा सीरीज जनरेशन में एक नियमित कलाकार के रूप में चुना गया। ये सीरीज 2021 में प्रसारित हुई और उसी वर्ष बाद में रद्द कर दी गई। इसके बाद उन्हें एप्पल टीवी सीरीज श्रिंकिंग में एक नियमित कलाकार के रूप में चुना गया, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार जेसन सेगल की बेटी एलिस की भूमिका निभाई। ये सीरीज 2023 में प्रसारित होना शुरू हुई। ग्रेनेट रीन्सवे, नॉर्वेजियन, जन्म 24 नवंबर 1987, एक नॉर्वेजियन अभिनेत्री हैं। ओस्लो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में शिक्षित, उन्होंने 2016 में ओस्लो में डेट नॉर्स्के टीट्रेट में शामिल होने से पहले ट्रॉनहेम में ट्रॉन्डेलैक टीटर में मंच पर अपना करियर शुरू किया। रीन्सवे ने जोआकिम ट्रायर की फिल्म ओस्लो अगस्त 31, 2011 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। ट्रायर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 2021 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। ट्रायर की पारिवारिक ड्रामा फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू 2025 में उन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री की भूमिका निभाई जो अपने पिता से दोबारा मिलती है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2021 से वर्तमान। सफलता और विस्तार। बर्लिन जर्मनी में 2024 बर्लिनेल में रीन्सवे 2021 में रेन्सवे ने जोआकिम ट्रायर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में मुख्य किरदार जूली की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2021 कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। लेट नाइट विद सेथ मेयर्स शो में रेन्सवे ने कहा कि जूली की भूमिका मिलने से एक दिन पहले वो अभिनय छोड़ने पर विचार कर रही थी और अभिनय के बैकअप प्लान के तौर पर बढ़ई का काम करने के बारे में सोच रही थी। ट्रायर ने जूली का किरदार विशेष रूप से उनके लिए लिखा था। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे 5 सितारा समीक्षा दी और कहा, रेनेट रेन्सवे वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने इस भूमिका को निभाया और रॉकेट की तरह उड़ान भरी। अपने बेहद परिपक्व, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लिली जेम्स या एलिसिया विकेंडर जैसी अभिनेत्रियों के बराबर स्टार का दर्जा पाने की हकदार हैं। अपने प्रदर्शन के लिए रीन्सवे को कई पुरस्कार मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन शामिल हैं। मई 2023 में उन्हें हॉरर फिल्म वेपन्स में कास्ट किया गया था। 2023 के हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण निर्माण में देरी हुई, जिससे शेड्यूल में टकराव हुआ और उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। उनकी जगह जूलिया गार्नर को लिया गया। रीन्सवे ने 2 फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने 74वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धा की। पहली फिल्म एरॉन शिम्बर्ग की मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म ए डिफरेंट मैन थी,
जिसमें उन्होंने सेबेस्टियन स्टेन के साथ सह अभिनय किया था। दूसरी फिल्म पिएरो मेसिना की विज्ञान कथा रोमांस फिल्म अनदर एंड थी, जिसमें उनके साथ गेल गार्सिया बर्नाल थे। रीन्सवे ने हाफदान उल्मन टोंडेल द्वारा निर्देशित फिल्म आर्मंड में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2024 के कान फिल्म महोत्सव में हुआ था। नॉर्डिस्क में आर्मंड को सीमाओं के बारे में एक कहानी बताया गया था, मुख्य रूप से बच्चों के बीच नहीं, बल्कि इसमें शामिल वयस्कों के बीच। कौन तय करता है कि उन्हें कहाँ निर्धारित किया जाए? हमला क्या है, खेल क्या है, सहमति क्या है और निजता क्या है? उन्हें अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2024 में ही उन्होंने एप्पल टीवी प्लस की कानूनी थ्रिलर श्रृंखला प्रिज्यूम्ड इनोसेंट में जेक गिलनहॉल के साथ एक प्रेमिका और पीड़ित की भूमिका निभाई। ये श्रृंखला 1987 के उपन्यास पर आधारित थी। एले फैनिंग, इंगा इब्स्टॉटर लिलियास, स्टेलन स्कार्सगार्ड और रीन्सवे 2025 में सेंटिमेंटल वैल्यू का प्रचार कर रहे हैं। रीन्सवे ने पारिवारिक ड्रामा फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए ट्रायर के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने स्टेलन स्कार्सगार्ड और एले फैनिंग के साथ अभिनय किया। फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 में शुरू हुई। फिल्म का प्रीमियर 2025 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इंडीवायर के डेविड एलरिक ने निर्देशक के साथ उनके सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा, रेन्सवे ट्रायर की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाती हैं और सेंटिमेंटल वैल्यू उनकी भूमिका में लाए गए उन्मादी कुंठा से भरपूर है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने भी सहमति जताते हुए कहा, रेन्सवे को एक ऐसे निर्देशक के साथ फिर से काम करते देखना विशेष रूप से खुशी की बात है, जो उनमें छिपी हर भावना को बाहर निकालता है। साथ ही उन्होंने उनकी नाटकीय और हास्यपूर्ण क्षमताओं की भी प्रशंसा की। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और अकादमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, जिससे वो इस श्रेणी में दूसरी नॉर्वेजियन ऑस्कर नामांकित बन गईं। जून 2025 में ये घोषणा की गई कि रेन्सवे केन पार्सन्स द्वारा निर्देशित A24 की विज्ञान कथा फिल्म बैकरूम्स में चिवेटेल एजियोफोर के साथ मुख्य भूमिका में होंगी। 2026 में उन्होंने क्रिस्टियन मुंग्यू द्वारा निर्देशित नाटक फ्योर्ड में सेबेस्टियन स्टैन के साथ पुनः काम किया, जिसका प्रीमियर कान फिल्म महोत्सव में हुआ। डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हैमंड ने मुख्य भूमिकाओं की प्रशंसा करते हुए दोनों को उत्कृष्ट बताया और कहा कि वे कभी भी मेलोड्रामा की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वास्तविकता को बनाए रख रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया उनके चारों ओर बिखर रही है। फिल्म ने पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता। निजी जीवन नवंबर 2025 में वोग के साथ एक साक्षात्कार के दौरान रेन्सवे ने खुलासा किया कि उनके पूर्व प्रेमी एनिमेटर जूलियन नाजारियो वर्गास के साथ उनका एक 6 वर्षीय बेटा है। एक हफ्ते बाद एल के वुमेन इन हॉलीवुड कार्यक्रम में उन्होंने अपने भाषण में उसका जिक्र किया। मेरा बेटा एक अद्भुत व्यक्ति है, बहुत संवेदनशील, मजबूत और शानदार है और मुझे उसे यहाँ पाकर बहुत खुशी है। 26 नवंबर 2025 को लेट नाइट विद सेथ मेयर्स में एक उपस्थिति के दौरान उन्होंने गर्ल स्काउट से निकाले जाने के बारे में बात की। टुकड़ी की नेता ने उन्हें थिएटर में शामिल होने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने परिवार के हार्डवेयर स्टोर में भी काम किया। रेन्सवे के अनुसार उन्हें वहां काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें व्यवसाय से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। फिल्मोग्राफी। बैकरूम्स 2026 में बनी एक अमेरिकी विज्ञान कथा आधारित मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन और संगीत रचना केन पार्सन्स ने की है। ये उनकी पहली फीचर लेंथ फिल्म है और इसकी पटकथा विल सूदिक ने लिखी है। ये पार्सन्स की वेब सीरीज पर आधारित है और बैकरूम्स नामक क्रीपी पास्ता से प्रेरित है। फिल्म में फर्नीचर स्टोर के मालिक क्लार्क चिवेटेल एजियोफोर और उनकी थेरेपिस्ट मैरी रेनेट रेन्सवे स्टोर के तहखाने से होकर गुजरने वाले एक ऐसे आयाम की खोज करते हैं जहां अनंत सीमांत स्थान दिखाई देते हैं। मार्क डुप्लस, फिन बेनेट और लुकिता मैक्सवेल भी इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। जनवरी 2022 में वेब सीरीज अपलोड करने के बाद पार्सन्स से कई स्टूडियो ने संपर्क किया और उनकी सीरीज को फिल्म में रूपांतरित करने की संभावना जताई। फरवरी 2023 में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि पार्सन्स के वीडियो पर आधारित द बैकरूम्स पर फिल्म निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिसका निर्देशन
पार्सन्स ही करेंगे। शुरुआत में रॉबर्टो पैटिनो को पटकथा लिखने के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह विल सूदिक को नियुक्त किया गया। फिल्म की शूटिंग 2025 की गर्मियों में शुरू हुई और अगस्त 2025 में समाप्त हुई। बैकरूम्स का प्रीमियर 7 मई 2026 को लॉस एंजलिस के एरो थिएटर में हुआ और बाद में इसे 29 मई 2026 को A24 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $10.4 मिलियन की कमाई की। कथानक 1990 में एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने साथी शोधकर्ता नारेन वॉन के एक वीडियो को देखा, जो द बैकरूम्स नामक एक विशाल अलौकिक अंतरिक्ष में एक अभियान के दौरान अपने समूह से अलग हो गया था। बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय नारेन का पीछा एक लंबे काले रंग के मानवाकार प्राणी ने किया और अंततः उसे मार डाला। फर्नीचर स्टोर के मालिक क्लार्क शराब की लत और हाल ही में हुए तलाक से जूझ रहे हैं। वे नियमित रूप से थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी क्लाइन से मिलते हैं, जो खुद अपनी सिजोफ्रेनिक मां और बचपन के घर के ढहाए जाने के सदमे से गुजर चुकी हैं। स्टोर की घटती आर्थिक स्थिति से जूझते हुए क्लार्क अपने इलेक्ट्रीशियन से बिजली के अप्रत्याशित रूप से ज्यादा बिल और बार बार टिमटिमाती बत्तियों के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में 3 रंगीन ब्रेकर स्विच तिरछे लगे हुए मिलते हैं, जिनका स्टोर से कोई संबंध नहीं है। स्टोर में रहने के दौरान क्लार्क को बिजली की कुछ अनियमितताओं का अनुभव होता है, जिसके चलते वो तहखाने में जाता है, जहां उसे दीवार में एक दरार दिखाई देती है। इसकी जांच करते हुए क्लार्क दीवार के आर पार चला जाता है और पिछले कमरों में प्रवेश करता है, जहां उसे कई ऐसे कमरे मिलते हैं जिनमें अजीबोगरीब गलियारे और विकृत फर्नीचर हैं। उसे नारेन का सामान मिलता है और एक अदृश्य प्राणी उसका पीछा करते हुए उसे बाहर निकालने से बाल बाल बचता है। क्लार्क मैरी को बैकरूम्स के बारे में बताता है, लेकिन मैरी की संयमित और संशयपूर्ण प्रतिक्रिया को वो अविश्वास और विश्वासघात समझता है। वो अपने सहायक प्रबंधक कैट और उसके प्रेमी बॉबी को बैकरूम्स की फिल्म बनाने में मदद करने के लिए बुलाता है, ताकि वो अपने अजीबोगरीब दावों का सबूत दे सके। तीनों अंदर जाते हैं और अपनी खोजों को रिकॉर्ड करते हैं। जब क्लार्क और कैट बॉबी को एक रस्सी से बांधकर एक ढलान वाले गलियारे से नीचे उतार रहे होते हैं, तभी कोई अज्ञात चीज उस पर हमला कर देती है और बॉबी वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। हमलावर बॉबी की रस्सी खींचकर उसे मार डालता है और साथ ही क्लार्क और कैट को भी गलियारे में घसीटता हुआ ले जाता है। क्लार्क कई कमरों से भागता है, जिनमें एक अनंत पूल जैसा कमरा भी शामिल है, लेकिन उसे कई मानवाकार आकृतियां मिलती हैं जो उसका पीछा करते हुए उसे एक बंद गली में ले जाती हैं। वो कैट की आवाज़ सुनता है और उसे ढूंढने के लिए कैमरा नीचे रख देता है। तभी कोई अज्ञात चीज़ कैमरा उठा लेती है और कैट क्लार्क को पीछे देखने के लिए चिल्लाती है। इसी बीच एसिंक वैज्ञानिक फिल अपने निगरानी कैमरे से क्लार्क पर नज़र रखता है। कुछ समय बाद मैरी को क्लार्क का एक वॉइसमेल मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वो वापस नहीं लौटेगा। चिंतित होकर मैरी क्लार्क की दुकान पर जाती है और बैक रूम्स का प्रवेश द्वार ढूंढ लेती है। गलियारों में घूमते हुए उसे एक पागल क्लार्क मिलता है, जो उसका गला घोंटकर उसे बेहोश कर देता है। असल दुनिया में फिल अपने परिवार के साथ टीवी देखते समय क्लार्क को पहचानकर चौंक जाता है, जब उसकी दुकान का विज्ञापन चलता है। बंधी हुई मैरी क्लार्क के साथ एक ऐसे कमरे में जागती है जो किसी भोजन कक्ष जैसा दिखता है। क्लार्क के साथ स्टिल लाइफ भी है, जो बैक रूम्स द्वारा बनाए गए मनुष्यों की अपूर्ण प्रतिकृतियां हैं। कैट का कटा हुआ सिर दिखाते हुए क्लार्क मैरी से कहता है कि वे रोल प्ले के माध्यम से अपने थेरेपी सत्र जारी रखें, लेकिन मैरी क्लार्क को उसकी असफलताओं के बहाने के लिए फटकार लगाती है, जिसके कारण उसकी पत्नी वास्तव में उसे छोड़कर चली गई थी। क्लार्क बैक रूम्स में ही रहना चाहता है और मैरी उसे आश्वस्त करती है कि वो अपनी स्वतंत्रता का मालिक है और क्लार्क उसे खोल देता है। एक अन्य विशाल स्टिल लाइफ के आगमन पर अन्य जीव अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। एक विकृत मानव रूपी प्रतिकृति जो क्लार्क की समुद्री डाकू पोशाक में है। क्लार्क समुद्री डाकू क्लार्क नामक प्राणी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जानलेवा तरीके से काट लेता है। मैरी भाग जाती है, लेकिन उसके टखने में मोच आ जाती है। फर्नीचर स्टोर के शोरूम की प्रतिकृति में फंसी हुई वो समुद्री डाकू क्लार्क से लड़ने का प्रयास करती है,
और अनजाने में एक गैस जाल को सक्रिय कर देती है। मैरी खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन खतरनाक पदार्थों से बचाव वाले सूट पहने एसिंक वैज्ञानिकों के एक समूह को चौंका देने के बाद बेहोश हो जाती है। वैज्ञानिक उसे वापस अपने मुख्यालय ले जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। जब वैज्ञानिक पकड़ी गई स्टिल लाइफ का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब मैरी को होश आता है। मैरी को पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिल से होती है। फिल बताता है कि एसिंक कभी एमआरआई मशीनें विकसित करने वाली कंपनी थी, लेकिन बैकरूम्स की खोज के बाद उनका मिशन बदल गया और अब उनका नया उद्देश्य पूरे स्थान का नक्शा बनाना है। फिल बताता है कि आसपास के क्षेत्र में बैकरूम्स के और भी दरवाजे खुलने की खबरें आई हैं। बैकरूम्स के अंदर मैरी की यादों में बसी इमारतों पर आधारित कई कमरे दिखाए जाते हैं। साथ ही एक नई बनी स्टिल लाइफ भी दिखाई जाती है, जिसमें मैरी एक खराब तरीके से बनाए गए पूछताछ कक्ष में बैठी हुई है। ढालना चिवेटेल एजियोफोर क्लार्क के रूप में एक फर्नीचर स्टोर मालिक और असफल वास्तुकार, रेनाटे रीन्सवे डॉक्टर मैरी क्लाइन के रूप में, क्लार्क की चिकित्सक मार्क डुप्लस फिल के रूप में, एक एसिंक वैज्ञानिक और बैकरूम शोधकर्ता, फिन बेनेट रॉबर्ट बॉबी फ्रैंकलिन के रूप में, क्लार्क का कर्मचारी और कैट का प्रेमी, लुकिता मैक्सवेल कैथरीन कैट टेलर के रूप में, क्लार्क की कर्मचारी और बॉबी की प्रेमिका, अवन जोगिया नारेन वॉर्न के रूप में, बैकरूम्स के एक एसिंक्रोनस अन्वेषक, रॉबर्ट बॉब्रॉक्स की समुद्री डाकू क्लार्क के रूप में, क्लार्क से मिलती जुलती एक इकाई जो बैकरूम में निवास करती है, श्रीमती क्लाइन मैरी की मां के रूप में क्रिस्टा कोसोनेन। उत्पादन विकास 7 जनवरी 2022 को केन पार्सन्स ने अपने YouTube चैनल केन पिक्सेल्स पर बैकरूम्स नामक एक संकलनात्मक वीडियो श्रृंखला अपलोड करना शुरू किया, जिसकी अवधारणा इसी नाम के इंटरनेट क्रीपी पास्ता पर आधारित थी। फरवरी 2023 में A24, चेरनिन एंटरटेनमेंट, एटॉमिक मॉन्स्टर और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के संयुक्त निर्माण के रूप में एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई, जिसमें पार्सन्स ने निर्देशन किया, जो उनकी पहली फीचर लेंथ निर्देशन फिल्म थी, और रॉबर्टो पैटिनो ने लेखन किया। फिल्म का निर्माण जेम्स वान, शॉन लेवी और ओजगुड पर्किंस ने किया है। चेरनिन एंटरटेनमेंट और A24 ने फिल्म को $10 मिलियन से कम में सह वित्त पोषित किया। मई 2025 में चिवेटेल एजियोफोर और क्रिस्टिन मिलियोटी ने फिल्म में अभिनय करने के लिए बातचीत शुरू की। एजियोफोर की पुष्टि अगले महीने हो गई और विल सुदिक ने नवीनतम ड्राफ्ट लिखा। मिलियोटी का सौदा अंततः रद्द हो गया और उनकी जगह रेनेट रीन्सवे को कास्ट किया गया। मार्क डुप्लस, फिन बेनेट, लुकिता मैक्सवेल और अवन जोगिया को जुलाई में कास्ट में शामिल किया गया। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 7 जुलाई 2025 को वैंकूवर कनाडा में शुरू हुई, जिसका कार्य शीर्षक एफिगी था। फिल्मांकन 14 अगस्त 2025 को समाप्त हुआ। पार्सन्स ने पहले अपने मूल YouTube वीडियो को पूरा करने के लिए 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। फीचर फिल्म के लिए 30,000 वर्ग फीट 2,800 वर्ग मीटर से अधिक के बैकरूम बनाए गए थे, जिसके कारण कथित तौर पर लोग सेट पर खो गए थे। संगीत एडो वैन ब्रीमेन और पार्सन्स ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। मुक्त करना बैकरूम्स का प्रीमियर 7 मई 2026 को सैंता मोनिका के एरो थिएटर में हुआ और इसे 29 मई 2026 को A24 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे दक्षिण कोरिया में 27 मई को रिलीज किया गया। स्वागत बॉक्स ऑफिस 28 मई 2026 तक। बैकरूम्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $10.4 मिलियन की कमाई की है। मई 2026 की शुरुआत में शुरुआती अनुमानों के अनुसार बैकरूम्स ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में लगभग $20 मिलियन की कमाई की थी। रिलीज के सप्ताह तक अनुमान बढ़कर 40 से 50 मिलियन डॉलर हो गए थे। फिल्म ने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन में $10.4 मिलियन कमाए, जिससे पहले सप्ताहांत की कमाई के अनुमानों में एक और वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 162 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 90% सकारात्मक हैं और औसत रेटिंग 7.6/10 है। वेबसाइट का मत है, निर्देशक केन पार्सन्स की एक आश्चर्यजनक रूप से आत्मविश्वासपूर्ण पहली फिल्म बैकरूम्स
इंटरनेट पर वर्षों से व्याप्त रहस्यमयी दुनिया को एक ऐसी डरावनी फिल्म में बदल देती है जो जितनी सम्मोहक है उतनी ही भयावह भी है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 41 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 77 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन B- ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 67% लोगों ने इसे सकारात्मक रेटिंग दी और 52% ने कहा कि वे इसे निश्चित रूप से देखने की सलाह देंगे। लॉस एंजेलिस टाइम्स के लिए एमी निकोलसन ने फिल्म को पार्सन्स की वेब सीरीज का एक फीचर विस्तार बताया। इसके विचलित करने वाले दृश्य कॉन्सेप्ट की प्रशंसा की, लेकिन इसे एक पारंपरिक हॉरर फिल्म से ज्यादा एक चलती फिरती सैल्वाडोर डाली पेंटिंग के अलौकिक स्वप्निल अनुभव के रूप में देखा। उन्होंने चिवेटेल एजियोफोर और रेनेट रिंसवे सहित कलाकारों के अभिनय की भी सराहना की। नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के डैन बायर ने रिंसवे और एजियोफोर की सूक्ष्म अभिनय के लिए प्रशंसा की, यहां तक कि जब स्क्रिप्ट संक्षिप्त थी तब भी उन्होंने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्सन्स एक पूर्ण विकसित फिल्म निर्माता के रूप में आए, जिनके पास इमेजरी, गति और भय पर असाधारण नियंत्रण था। द बुलवार्क के सन्नी बंच ने तर्क दिया कि हालांकि फिल्म अपने विषयों में अत्यधिक स्पष्ट हो सकती है, इसकी भावनात्मक ईमानदारी, दृश्य रचनात्मकता और मनोवैज्ञानिक गहराई इसे बेहद प्रभावी, समझदार और यादगार बनाती है। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने पारंपरिक जंप स्केयर के बजाय माहौल, साउंड डिजाइन और भयावह दृश्यों के माध्यम से भय पैदा करने में पार्सन्स के कौशल को उजागर किया। ग्लीबरमैन ने फिल्म में खाली जगहों और स्वप्निल भयावहता के भयावह उपयोग के आधार पर इसकी तुलना इरेजरहेड 1977, स्किनामारिंग 2022 और द शाइनिंग 1980 से की। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म के दमनकारी वातावरण, आकर्षक प्रोडक्शन डिजाइन और परेशान करने वाले पीले रंग के दृश्यों को उजागर करते हुए इसके विषयों और शैली की तुलना जापानी हॉरर फिल्मों सेवरेंस 2022 से वर्तमान और द रिहर्सल 2022 से वर्तमान से की। द हॉलीवुड रिपोर्टर की एंजी हान ने बैकरूम्स की प्रशंसा करते हुए इसे ब्रह्मांड का एक परेशान करने वाला और गहन विस्तार बताया, जिसमें उन्होंने तनाव पैदा करने के लिए पार्सन्स द्वारा भूल भुलैया जैसी जगहों, बांझ फ्लोरोसेंट प्रकाश व्यवस्था और निरंतर दिशाहीनता की भावना के उपयोग को उजागर किया। भविष्य मई 2026 में पार्सन्स ने पुष्टि की कि उन्होंने अभी तक बैकरूम्स के साथ काम खत्म नहीं किया है और पहले से ही कुछ चीजें अभी चल रही हैं। बैकरूम्स अमेरिकी यूट्यूबर और फिल्म निर्माता केन पार्सन्स द्वारा निर्मित एक अर्ध संकलन वेब श्रृंखला है। बैकरूम्स नामक क्रीपी पास्ता पर आधारित ये श्रृंखला मुख्य रूप से एसिंक नामक एक काल्पनिक शोध संस्थान के इर्द गिर्द घूमती है, जो बैकरूम्स की खोज करता है और उसका दस्तावेजीकरण और शोध करने का प्रयास करता है। इस सीरीज की शुरुआत 2022 में शॉर्ट फिल्म द बैकरूम्स फाउंड फुटेज से हुई थी और मई 2026 तक इसे 79 मिलियन बार देखा जा चुका था। इसे क्रीपी पास्ता की लोकप्रियता में उछाल लाने और लोगों की दिलचस्पी फिर से जगाने का श्रेय दिया गया और इसके विजुअल इफेक्ट्स और हॉरर की खूब तारीफ हुई। शॉर्ट फिल्म के बाद पार्सन्स ने 23 और शॉर्ट फिल्में बनाई, जिनका समापन एक वेब सीरीज के रूप में हुआ। जनवरी 2023 में सीरीज में एक विराम आया, जो सितंबर 2024 में एक नए एपिसोड के प्रीमियर तक जारी रहा। पार्सन्स के निर्देशन और A24 के वितरण के साथ एक फिल्म रूपांतरण 29 मई 2026 को रिलीज हुआ। आधार मुख्य रूप से 1990 के दशक में घटित ये श्रृंखला एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक काल्पनिक अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान बैकरूम्स की खोज करता है और उसका अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है। इस खोज के बाद लापता व्यक्तियों के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लोग एसिंक की सुविधा के बाहर के स्थानों पर स्थित कॉम्प्लेक्स में खींचे जाने लगते हैं। अधिकांश एपिसोड कॉम्प्लेक्स में एसिंक द्वारा खोजी गई विभिन्न विसंगतियों पर केंद्रित हैं, जबकि फाउंड फुटेज शीर्षक वाले एपिसोड उन नागरिकों के दृष्टिकोण से हैं जो स्वयं कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हैं। विकास और विषय कई अटैक ऑन टाइटन थीम वाले वीडियो बनाने के बाद
पार्सन्स कुछ नया करने की तलाश में थे। वे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं थे और कुछ समय पहले सेव किए गए एक रेंडर को दोबारा देखकर उन्हें बैकरूम्स का फाउंड फुटेज स्टाइल एनिमेशन बनाने की प्रेरणा मिली। पार्सन्स को बैकरूम्स के बारे में 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर देखी गई मूल छवि और कैप्शन से थोड़ी बहुत जानकारी थी, हालांकि उन्हें इसके पीछे के समुदाय के बारे में पता नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे अपने कंप्यूटर पर मूल छवि मिली और मैंने सोचा, वाह, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मैं अपने 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर का उपयोग करके इस वातावरण में एक दृश्य को फिर से बना सकता हूँ। उन्होंने ब्लेंडर का उपयोग करके बैकरूम्स में एक कुर्सी को फेंके जाने और दीवार से टकराने का एक टेस्ट एनिमेशन बनाया। इस शॉट का उपयोग बाद में श्रृंखला के पहले वीडियो में किया गया। पार्सन्स ने पहला वीडियो बनाने के लिए ब्लेंडर के साथ एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का उपयोग किया। इस शॉर्ट वीडियो को पूरा करने में पार्सन्स को 1 महीना लगा। पहला वीडियो पोस्ट करने के कुछ ही समय बाद पार्सन्स ने इस अवधारणा को एक श्रृंखला में विस्तारित किया। ये श्रृंखला एसिंक जैसे कथानक बिंदुओं को स्थापित करती है, जो एक काल्पनिक अनुसंधान सुविधा है जो 1980 के दशक के अंत में बैकरूम्स की खोज करती है और पूरी श्रृंखला में इसमें सक्रिय अनुसंधान करती है। इन बाद की किस्तों में शामिल विभिन्न चरित्र एनिमेशन के लिए मोशन कैप्चर सूट के उपयोग की आवश्यकता होगी। 2022 में एबीसी न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में पार्सन्स ने श्रृंखला को एक धीमी गति से विकसित होने वाली कहानी के रूप में वर्णित किया, जो एसिंक और संयुक्त राज्य सरकार की राजनीति के साथ साथ द कॉम्प्लेक्स या द बैकरूम्स के अलौकिक भ्रामक कार्यों पर केंद्रित है। पार्सन्स अपनी श्रृंखला के लिए सीमांत स्थानों के इंटरनेट सौंदर्य शास्त्र को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। 2022 में वाइस को दिए एक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एंड्रयू लॉयड ने लिखा, पार्सन्स के लिए बैकरूम्स एक धुंधली यादों वाले अतीत का भौतिक प्रकटीकरण है जो 90 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभिक वर्षों की अस्पष्ट यादों वाले लोगों को आकर्षित करता है। और पार्सन्स के हवाले से कहा, मुझे वो समय ज्यादातर इधर उधर की यादों की छोटी छोटी झलकियों और फिर पारिवारिक तस्वीरों के माध्यम से याद है। फ्लैश हमेशा चालू रहता है, प्रकाश व्यवस्था भद्दी दिखती है, पीली दीवारें हैं, सफेद संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। स्वागत। इस सीरीज को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सीरीज के पहले वीडियो को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। WPST ने इसे इंटरनेट पर सबसे डरावना वीडियो कहा। ओटाकू USA ने इसे एनालॉग हॉरर की श्रेणी में रखा, जबकि ड्रेड सेंट्रल और नर्डिस्ट ने इसकी तुलना 2019 के वीडियो गेम कंट्रोल से की। कोटाकू ने हॉरर और रहस्य में संयम बरतने के लिए सीरीज की प्रशंसा की। बोइंग के रॉब बेस्किजा ने भविष्यवाणी की कि बैकरूम्स, क्रीपीपास्ता स्लेंडरमैन और उसके 2018 के असफल फिल्म रूपांतरण की तरह अंततः एक शानदार लेकिन निराशाजनक 2 घंटे की हॉलीवुड फिल्म में रूपांतरित हो जाएगा। ब्लडी डिस्गस्टिंग के लिए लिखते हुए आलोचक लुइस HC ने वेब सीरीज को मार्क जेड डैनियल्स्की के उपन्यास हाउस ऑफ लीव्स से अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित बताया और लिखा कि वीडियो हाउस ऑफ लीव्स के प्रकाशन के बाद से 2 दशकों में लोकप्रिय संस्कृति में व्याप्त विचारों को अपनाकर पुस्तक के सीमांत वातावरण को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। पार्सन्स ने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मूल बैकरूम्स की कहानी के पीछे पहले से ही एक प्रशंसक समुदाय मौजूद है और उन्हें याद है कि अपने पहले वीडियो पर लोगों की टिप्पणियां देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ था, जिनमें लिखा था, आप बैकरूम्स को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, ये क्या है, या पहले लेवल पर स्माइलर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि आखिरकार लोग पुराने वाले को लगभग भूल ही गए और उनके संस्करण को प्रशंसकों ने एक तरह से अपना लिया। इस श्रृंखला पर अपने काम के लिए पार्सन्स को 12वें स्ट्रीम अवार्ड्स के दौरान द गेम थ्योरिस्ट द्वारा क्रिएटर ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रृंखला के सभी एपिसोड को मिलाकर कुल 197 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। 1991 में एक लघु फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कैमरामैन जमीन में समा जाता है और खुद को बैक रूम्स में पाता है। कुछ देर भटकने के बाद उसे भित्ति चित्रों से सजी एक दीवार दिखाई देती है। जब वो उसका निरीक्षण कर रहा होता है तो उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और मुड़कर देखने पर उसे एक प्राणी, जिसे पार्सन्स ने द लाइफ फॉर्म कहा है, दिखाई देता है, जो उसका पीछा करने लगता है।
कैमरामैन एक निचली मंजिल पर भाग जाता है, जहां उसे कई वास्तुशिल्पीय विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उसे वापस ऊपर ले जाया जाता है। कुछ ही समय बाद उसका फिर से पीछा किया जाता है। वो एक संकरी दीवार की दरार में लाइफ फॉर्म से छिप जाता है, जो एक खड़ी ढलान की ओर जाती है। उसी समय प्राणी उस पर हमला करता है, उसे पकड़ लेता है और उसका कैमरा नीचे की ओर गिर जाता है, जो वास्तविकता में वापस आ जाता है और 1996 में आकाश से नीचे गिरता है। 2 MAR 11_90_ARCHIVE.TAR केन पार्सन्स 2:49 8 जनवरी 2022। एक खुली हुई .TAR आर्काइव फाइल में कॉम्प्लेक्स और उसमें मौजूद अज्ञात कर्मियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। तीसरा परीक्षण केन पार्सन्स 1:46 13 जनवरी 2022। 2 जुलाई 1988 को एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम का तीसरा परीक्षण किया। एक कृत्रिम आवाज बताती है कि उसी वर्ष अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें एसिंक के उप निदेशक इवान बेक ने कहा था कि इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ते आवास और भंडारण संकट का समाधान करना है। 4 पहला संपर्क केन पार्सन्स 1:58 17 जनवरी 2022। 17 अक्टूबर 1989 को एसिंक ने लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम का छठा परीक्षण किया। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप बैकरूम्स में प्रवेश द्वार खुल गया, लेकिन साथ ही 1989 का लोमा प्रीटा भूकंप भी आया। 5 फॉल्ट लाइन डॉट मूव केन पार्सन्स 2:59 17 जनवरी 2022। 1989 के लोमा प्रीटा भूकंप का ABC न्यूज का असली फुटेज। 6 लापता व्यक्ति केन पार्सन्स 2:37 28 जनवरी 2022। थ्रेशहोल्ड एसिंक द्वारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट में बनाए गए गेटवे का नाम के खुलने के कुछ ही समय बाद लापता व्यक्तियों के मामलों में अचानक वृद्धि होने लगती है। एक नियमित अभियान के दौरान एसिंक के कई कर्मचारियों को एक दीवार के सहारे एक मृत शरीर मिलता है, जो गहरे रंग की फफूंद जैसी परत से ढका हुआ है। 7 सूचनात्मक वीडियो केन पार्सन्स 8:01 12 फरवरी 2022। 29 फरवरी 1990 को एसिंक के कर्मचारी पीटर टेंच आसपास की अजीब आवाज़ों की जांच करते समय अपने अभियान दल से अलग हो गए। अपने दल को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख पीटर ने उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें एक अंधेरा छोटा कमरा मिला, जिसके एक छोर पर घर का मुखौटा था, और उनके सामने एक बड़ा कमरा था जिसमें रेलिंग और दीवार में एक बड़ी सी शेल्फ बनी हुई थी। वो किसी तरह वापस कमरे की दहलीज पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक अवलोकन कक्ष मिला, जो उनके प्रवेश करते समय मौजूद नहीं था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और इस प्रक्रिया में अलार्म बज गया। 8 शव परीक्षण रिपोर्ट केन पार्सन्स 2:37 23 फरवरी 2022। लापता व्यक्ति में मिले शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। चिकित्सा परीक्षक ये निर्धारित करता है कि ट्यूमर है बेसिलस का एक घातक रूप है। परीक्षक इवान बेक से पूछता है कि शव कहां से आया। फिर अचानक दृश्य एक टीवी पर चला जाता है, जिस पर कई तस्वीरें चमकती हैं और अंत में दहलीज पर आकर रुक जाती हैं, जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। गति का पता चला केन पार्सन्स 4:07 11 मार्च 2022। 1990 में एसिंक ने कॉम्प्लेक्स में मोशन एक्टिवेटेड कैमरे लगाए। सभी उपलब्ध रिकॉर्डिंग से एक संकलन वीडियो बनाया गया। शुरुआती क्लिप में कुछ खास नहीं दिखा, जैसे कर्मचारी खंभों के बीच से गुजर रहे थे, थ्रेशहोल्ड बैरियर बंद हो रहा था और माइक्रोफोन खराब हो गया था। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक दूर की दीवार के पीछे से झांकती हुई एक काली आकृति दिखाई देती है। प्रोटोटाइप केन पार्सन्स 1:33 28 मार्च 2022। 1982 में एसिंक ने ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम के एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। 11 कमियां केन पार्सन्स 14:04 1 मई 2022। कॉम्प्लेक्स में एक नियमित अभियान के दौरान एसिंक के शोधकर्ताओं को एक कमरा
जिसे बाद में कमरा 14D कहा गया मिला, जिसमें गहरे आयताकार गड्ढे थे। मार्क ब्लूम ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने के लिए आगे जाने की पेशकश की। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने कैमरामैन मार्विन ई ली को तुरंत दूसरी तरफ जाकर जो कुछ भी देखा उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मार्विन अनिच्छा से आगे बढ़ने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे एक गड्ढे में गिर गए। अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए मार्विन को दूर से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। वे आवाज के स्रोत की ओर बढ़े, जिससे वे एक लाल बत्ती वाली रिहायशी गली के अंत में स्थित एक घर तक पहुंचे, जो रात के समय का प्रतीत होता था। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि आवाज का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीव था जो उनका पीछा करने लगा। मार्विन अपने सहयोगियों की मदद से भागने में सफल रहे। 12 प्रतिवेदन। केन पार्सन्स 6:21 20 मई 2022। एसिंग के उच्च अधिकारी मार्विन द्वारा पिटफॉल्स में रिकॉर्ड किए गए फुटेज की समीक्षा करते हैं। कॉम्प्लेक्स में शत्रुतापूर्ण जीवन की मौजूदगी से चौंककर वे कॉम्प्लेक्स के उस हिस्से तक पहुंच को बंद कर देते हैं जो कमरा 14D की ओर जाता है। 13F 978 041 526 3573। केन पार्सन्स 0 मिनट 34 सेकेंड 20 मई 2022। हाईवे पर लगे ब्लैक एंड व्हाइट निगरानी फुटेज में एक कार सड़क में गायब होती हुई दिखाई दे रही है। 14 प्रस्तुति। केन पार्सन्स 8:26 25 जून 2022। एसिंग कॉम्प्लेक्स के संभावित व्यवसायीकरण के लिए योजनाएं प्रस्तावित करता है। 8 मई 1990 को ऊर्जा विभाग के प्रमुख जेम्स वॉटकिंस के साथ एक बैठक अचानक बाधित हो जाती है, जब समय में आगे यात्रा कर चुके परेशान पीटर टेंच अवलोकन चौकी पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों इसे बनाया है 824 स्टूडियोज द्वारा, उन्होंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ में 2026 को इसे एक तरह से एरो एक तरह से थिएटर्स में इसे रिलीज़ किया गया था लिमिटेड लोगों के लिए, और उसके बाद मेन जो इसे रिलीज़ किया गया है 29 में 2026 के अंदर यूनाइटेड स्टेट में इसे रिलीज़ किया गया है, जहां पर इसका कलेक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन रहा है। बजट की बात करें तो बजट इस मूवी का 10 मिलियन का था, और फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है वो लगभग 11 से 12 मिलियन के डॉलर्स का है, जो कि इस मूवी का जो बजट है फर्स्ट डे के अंदर ही रिकवर हो चुका है। तो मूवी हिट तो हो चुकी है, बाकी अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस पूरे एक तरह से वीक करने वाली है। तो आप में से कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करेंगे? आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप जाकर इसे देख सकते हैं। बाकी हॉरर मूवी ये एक तरह से बेस्ट रहने वाली है इस सप्ताह। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।